दोस्तों अभी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है ओजोन परत का क्षरण। दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लेशन का ये दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में दोस्तों हम ओजोन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओजोन परत क्या है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है और ओजोन परत की मोटाई कैसे मापी जाती है, मापन प्रक्रिया देख चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, तो आप पार्ट 1 को अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन से ओजोन परत के क्षति के कारण देखेंगे। देखिए थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा, ओजोन परत के क्षति के कारण, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। अगर दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। अब वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत का ह्रास। तो अभी मैंने बताया था कि आज हम ओजोन परत के क्षति के कारण जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, जो भी हमारे भाई बहन रेगुलर हैं जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है तो उनको तो पता होगा और उनको मैं रिवाइज करना चाहूँगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं आज हमारे चैनल पर, ठीक है, पहली बार, तो पार्ट 1 को आप अवश्य देख लेना। चलिए तो दोस्तों पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ओजोन परत है क्या। तो ओजोन परत के बारे में हमने आपको वहां बताया था कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है, एक लेयर है, जो करती क्या है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, अगर ये ओजोन परत ना होती तो पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की तरह जीवन नहीं होता। ठीक है, परावैंगनी किरणें क्यों हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे वहां पर हमने चर्चा की थी कि परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आएंगी तो वह जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को और मानव जाति को हानि पहुंचाएंगी। कैसे कि स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं, ठीक है, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, इस तरह की श्वसन संबंधी परेशानियां ये सब बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो और हमने देखा था दोस्तों कि ओजोन का निर्माण कैसे हो रहा है। जो परत है जो हम पढ़ते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो क्षति हो रही है वो हो कैसे रही है। चलो क्षति तो होगी, वो होगी बाद में, पर वो बनती कैसे है, क्या वो बनी हुई है कि अब उसका निर्माण नहीं होता है, या वो बनती रहती है फिर उसके बाद उसकी क्षति होती रहती है, क्या कारण है। तो ये सब हमने बातें की थी कि ओजोन का निर्माण, ओजोन लेयर का निर्माण कैसे होता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था यही जो परावैंगनी किरणें जो ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है, इसी के द्वारा ओजोन परत का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अणु को जब परावैंगनी किरणें तोड़ देती हैं तो वो दो परमाणु में अलग अलग हो जाते हैं और वही दोनों परमाणु अलग अलग ऑक्सीजन के अन्य अणुओं के साथ में क्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ये सब मैंने वहां पर बताया था पहले पार्ट में। ठीक है, इस तरीके से ओजोन लेयर का निर्माण होता है और जब निर्माण प्रक्रिया के दौरान वह जो परावैंगनी किरणें आ रही हैं उनको वह अवशोषित करते हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाओं के कारण ओजोन लेयर हमारी जो है क्षति हो रही है और नष्ट होती जा रही है, उसमें होल होते जा रहे हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, और हमने हाँ एक और पॉइंट और देखा था, ओजोन परत का मापन, जो उसकी जो इकाई होती है वह होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन। और डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। एक डॉप्सन बराबर 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और सामान्यतः ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन से 600 डॉप्सन के बीच होती है। अगर 220 डॉप्सन से नीचे आ जाए, ठीक है, तो मोटाई जो है 220 डॉप्सन से नीचे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ओजोन परत क्षरण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना था पार्ट 1 में, तो रिवाइज कर लिया हमने। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं, पहला पॉइंट है, हेडिंग है हमारी ओजोन परत का ह्रास या ओजोन परत की क्षति। ठीक है, तो चलिए ह्रास कैसे हो रहा है, क्षति कैसे हो रही है,
ये सब हम आज जानने वाले हैं। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। जो प्रोटोकॉल हैं, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही आवश्यक हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो स्किप मत करना, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों ओजोन परत का ह्रास, तो ओजोन परत के बढ़ते क्षय का मुख्य कारण मानवीय क्रियाएं हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था पहले पार्ट में कि जो ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा हो रहा है। दोस्तों इस मानवीय क्रियाओं के द्वारा जो हमारी प्रकृति है, पर्यावरण, इकोसिस्टम, जैव विविधता, सबका नाश हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है मानव अपने हित के लिए सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ठीक है। अभी चलिए अब छोड़ो फालतू की बातें, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ओजोन परत के बढ़ते क्षय का मुख्य कारण मानवीय क्रियाएं हैं। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं, ठीक है, जो ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। और वही सिस्टम तो यही प्रक्रिया उसमें होती है जो हमने इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला और क्लाइमेट चेंज वाला। तो उसमें भी हमने ये देखा था कि मानव के द्वारा जो गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जो उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सब मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है। अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार आप पर्यावरण की प्लेलिस्ट में विजिट करें। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक फुल डिटेल में वहाँ पर कराए गए हैं। और दोस्तों पर्यावरण के जितने भी टॉपिक हैं सभी को मैं फुल डिटेल में इसी तरीके से कराऊंगा। आपको पर्यावरण को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मुख्य, यही नेम ज़्यादातर आता है और ज़्यादातर बच्चों को बस यही पता होता है, CFC, ठीक है। ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो CFC के बारे में तो सबको पता रहता है, और अन्य गैसें जो हैं आज उनके बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोसिल क्लोरीन तथा ब्रोमीन शामिल हैं, ठीक है। CFC के अलावा ये जो हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड 2 से 4 बार इनको रिवाइज करना और याद करना, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार प्रश्न यहीं से पूछा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोसिल क्लोरीन तथा ब्रोमीन शामिल हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यतः देखिए, मुख्यतः 2 हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इसको भी याद रखना, CFC, BRFC, BR से हो गया ब्रोमीन, ठीक है, FC हो गया फ्लोरोकार्बन, जैसे यहाँ फ्लोरोकार्बन है, C से यहाँ पर क्या था, क्लोरो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। चलिए CFC के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है CFC। ओजोन परत हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य CFC है, ये हम अभी देख चुके हैं। और दोस्तों CFC हमने बातें की थी, और CFC ग्रीन हाउस गैसों में भी आती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें हम पढ़ चुके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले टॉपिक में। चलिए CFC अणु जो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो CFC का जो निर्माण करते हैं उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन ये तीनों होते हैं, ठीक है। और इसका व्यापारिक नाम होता है फ्रेयॉन। क्या बोला जाता है इन तीनों को जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्रेयॉन, ठीक है, फ्रेयॉन। याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले सभी पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब CFC हमारी ग्रीन हाउस गैसों में जब आती है, ग्रीन हाउस गैसों से होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसों से बताया था ना आपको कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जब बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है बताइए, हिमनद पिघलने लग जाते हैं, जल स्तर बढ़ने लग जाता है सागरों का, समुद्रों का, ठीक है। तो ये सब हम बातें कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का एक परमाणु
एक परमाणु, ठीक है, ओजोन के 1,00,000 परमाणुओं को नष्ट कर सकता है। तो बताइए, अब यहां से आपको क्लियर होगा कि ये जो डिप्लेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर देखिए ये मानव है, मानव के द्वारा बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है, उनकी बढ़ोतरी की जा रही है। ये जो हमारी लेयर है, ये जो लेयर है, इसमें ओजोन के बहुत सारे हमारे परमाणु होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ये ब्रोमीन और क्लोरीन का एक परमाणु, ये एक परमाणु यहाँ पर 1,00,000 परमाणुओं को नष्ट कर सकता है। तो बताइए यहाँ 1,00,000 बनने में कितना समय लगा होगा, और यहाँ एक परमाणु के द्वारा इनको 1,00,000 को झट से नष्ट किया जा रहा है। तो बताइए ओजोन डिप्लीशन होगा, होगा ना। बताइए वहां पर जो प्रक्रिया जो हो रही है कि जब परावैंगनिक किरणें आती हैं, ऑक्सीजन के अणु को तोड़ती हैं, परमाणु दो अलग अलग हो जाते हैं, फिर वही दोनों परमाणु ऑक्सीजन के अन्य अणुओं के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं, तब ओजोन लेयर बनती है। और यहाँ पर मानव उत्सर्जित कर देता है CFC को, और उससे उसके एक अणु से 1,00,000 ओजोन के अणु नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए इस तरीके से होता है क्षय, ठीक है। तो हो किसकी वजह से रहा है, मानवों के द्वारा, मानवीय क्रियाओं के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसमें छेद हो गए हैं, इन्हें ओजोन होल्स कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे उत्तरी ध्रुव हैं और दक्षिणी ध्रुव हैं, अंटार्कटिक और आर्कटिक, वहां पर ऊपर ओजोन परत में नुकसान ज्यादा देखा गया है, वहां पर छिद्र हो गए हैं। छिद्र का मतलब होता है छल्ली सी हो गई है, ठीक है। छिद्र ऐसे नहीं कि ऐसे होल हो गया है, छल्ली सी हो गई है जहां से परावैंगनिक किरणें आती हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। अब आप कहेंगे वहीं पर क्यों है, वहीं पर क्यों है। तो दोस्तों जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तब वहां पे बातें करते हैं कि जो सूर्य होता है, जैसे यहाँ विषुव वाली स्थिति जब आती है तो 6 महीने ऊपर रहता है, 6 महीने नीचे रहता है, तो वो कंडीशन बनती है ना। तो जब 6 महीने ऊपर रहता है तो यहाँ पर परावैंगनिक किरणें गिरेंगी, तो वहां पर तो ओजोन का निर्माण होगा, तब तक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ डिप्लेशन होता रहेगा, है ना। फिर जब सूर्य यहाँ पर आ जाता है नीचे, तो यहाँ पर डिप्लेशन होता है, यहाँ निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अंटार्कटिक और आर्कटिक पर क्षरण की स्थिति ज्यादा बनी रहती है, ठीक है। 6-6 महीने का गैप होता है। आगे देखते हैं, ओजोन होल्स का पहली बार पता 1985 में 3 वैज्ञानिकों फॉरमैन, गार्डिनर, शैंकलिन ने लगाया था। तो याद रखना दोस्तों, तीनों के नाम याद रखना और डेट याद रखना, 1985 में पहली बार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं CFC जो मानवीय क्रियाओं द्वारा निकल कहां से रही है, उपयोग कहां किया जा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए कि मानव अपने अंदर से थोड़ी निकाल रहा है CFC को। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हम तो, हैं, CFC थोड़ी निकाल रहे हैं। तो CFC का उपयोग कहां होता है, 2 पॉइंट सभी को पता होंगे, 2 एग्जाम्पल। एक तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, AC फ्रिज यही याद रहते हैं बच्चों को ज्यादातर। उसके अलावा अगर तीसरा भी एग्जाम्पल पूछा जाए तो या तो ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, बहुत सारे लिए हैं यहाँ पर। तो CFC का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो फ्रिज में होता है, एक AC में होता है, एरोसोल स्प्रे, जो स्प्रे आती है ना एरोसोल स्प्रे, उनमें होता है, फॉर्म में होता है, प्लास्टिक के निर्माण में, जो प्लास्टिक बनती है प्लास्टिक के निर्माण में यूज होता है CFC का, धातुओं को साफ करने वाले विलायकों में, देखा है ना, जो पीतल वगैरह की मूर्तियां होती हैं उनको चमकाने के लिए जो विलायक आते हैं ना, उनमें भी CFC का उपयोग होता है। आग बुझाने वाले कारकों में, ठीक है, इनमें भी CFC का उपयोग होता है। तो बहुत सारी जगह CFC का उपयोग होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये सब कौन करता है, मानव करता है, ठीक है, यहीं से CFC निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव। अगर ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ह्रास हो रहा है, जो हानि हो रही है, होल हो रहे हैं, तो उनका दुष्प्रभाव क्या है, हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तो चिंता हम इसलिए कर रहे हैं, अब आपको पता चलेगा कि हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। ओजोन परत नष्ट हो रही है तो उसको रोक क्यों रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर हम ओजोन परत के क्षय को नहीं रोकेंगे तो स्किन कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी,
जब पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी वो हमारी स्किन पे पड़ेंगी तो स्किन संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी, स्किन कैंसर होगा। ठीक है, त्वचा का जल जाना, त्वचा जलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, जो इम्यूनिटी पावर है वह कम हो जाएगी, श्वसन रोग, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, श्वसन रोग हो जाएंगे, अल्सर, मोतिया बिंदु, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है, पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर का तीव्र अपघटन, जो हम पेंट कर देते हैं ना मकानों पे, उनके कलर फीके पड़ने लग जाएंगे, जो भी धूप में चीज रखोगे उनके कलर उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो नुकसान देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो क्लियर है ना। तो अब तो क्षय रोकना है ना ओजोन परत का, बिल्कुल रोकना है। अरे सीएफसी को जब हम उसका उत्सर्जन कम करेंगे तो जरूरी नहीं है ओजोन परत का क्षय रुकेगा, वो तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी क्योंकि हमारी ग्रीन हाउस गैस भी है ये। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं। चलिए, ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। चलिए, यहां से प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। ठीक है, हर हाल में। तो चलिए समझते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, कैसे मानवों को समझाया गया कि रोकिए ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसको रोकिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रयास किए गए। ओजोन परत के संरक्षण हेतु विभिन्न देशों द्वारा विश्व स्तर पर किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1981 में पहली बार ओजोन क्षय विषयों के बारे में बातचीत हुई थी कि ओजोन क्षय जो हो रहा है तो उसके बारे में बातचीत हुई थी। ठीक है, और 1985 में हुआ था वियना सम्मेलन। फिर उसके बाद एक सम्मेलन रखा गया कि अब वहाँ पर जो बात की जाएगी और सभी देशों के जो भी देश सम्मिलित होंगे उनसे जो बात विचार विमर्श होगा, वहाँ पर जो एक फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमें ओजोन परत के जो क्षय को रोकना है। फिर उसके बाद 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, तो ऐसे नहीं है दोस्तों, वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खत्म नहीं हुआ है, एक एक करके अभी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि अरे वियना सम्मेलन हो गया 1985 में, 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, खत्म कहानी, खत्म नहीं हुई है। आगे देखिए, अभी डिटेल में पढ़ने का मतलब क्या है, डिटेल में है तो डिटेल में है। ठीक है, 1990 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था, मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने 2000 तक सीएफसी और टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की। मतलब 1990 में जो हस्ताक्षर किए थे, फिर उन्होंने जो कसम खाई थी और जो एक डेट तैयार की थी सन 2000 तक हम सीएफसी और टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों का जो प्रयोग जो है प्रतिबंधित कर देंगे। ठीक है, तो ये बात की गई थी 90 में मतलब प्रोटोकॉल तो पहले ही हुआ था, 87 में 3 साल बाद हस्ताक्षर करके संधि की गई थी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन बहुत दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है। अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट से है, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन परत के क्षरण से, हाँ, तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जब सारे कन्वेंशन अब शुरू से पढ़ोगे ना, हम बहुत ही जल्दी दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं पर्यावरण के ख़त्म करने के बाद फिर जो मिसलेनियस में हम इस तरीके के टॉपिक लेकर आएंगे कि सम्मेलन को एक साथ पढ़ेंगे, जितने भी सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ डेट वाइज डेट पढ़ेंगे किस तरीके से क्या क्या प्रयास किए गए थे। वैसे अभी पढ़ते जाइए, फिर वहाँ पर पढ़ना, तैयार हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, आप लड़ने के लिए। चलिए, ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में वियना का पड़ता ऑस्ट्रेलिया में, राजधानी है। ठीक है, में वियना कन्वेंशन हुई थी। 1988 से यह कार्य विधि में आया। तो देखिए कितने में हुआ था, 85 में, 88 से कार्य विधि में आया। ठीक है, 3 साल बाद। यह ओजोन क्षरण पदार्थों पर संपन्न प्रथम सार्थक प्रयास था। ठीक है, प्रथम सार्थक प्रयास था। पुनः 1995 में संपन्न वियना सभा, देखिए 1988 में कार्यविधि में आया, 85 में वियना कन्वेंशन हुआ, 88 में कार्यविधि में आया 3 साल बाद। फिर उसके बाद 1995 में 7 साल बाद
वियना सभा फिर से आयोजित की गई। फिर ओजोन परत के बढ़ते रिक्तीकरण को कम करने के लिए 3 ओडीएस, ये ओडीएस क्या है, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, ठीक है, ओजोन क्षरण पदार्थ जो हमारी गैसें वगैरह है ना, सीएफसी वगैरह, ठीक है। तो 3 ओडीएस पदार्थों, देखिए सीएफसी, एचसीएफसी और मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती पर शर्त तय की गई। मतलब ये 3 गैसें इसमें शामिल की गई थी कि ये 3 जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, सीएफसी, एचसीएफसी, मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती की जाएगी, ठीक है। 95 में वियना सभा दोबारा से आयोजित हुई थी, उसमें ये बातें की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है ना, वियना कन्वेंशन देख लिया है ना। चलिए अब देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी समझते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987, यहाँ नज़र मत मारिए, चिंता मत करिए, आने वाला है, ठीक है। 16 सितंबर 1987 में हुआ था और 33 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 33 देशों ने हस्ताक्षर किए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से प्रश्न दोस्तों बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी देखो पता चलने वाला है। तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था और यहीं से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। अगर आपको पता हो, जो भी भाई बहन जो शुरू से हमारे देख रहे हैं पर्यावरण की सीरीज को, तो मैंने बताया था स्टॉकहोम समझौता। स्टॉकहोम समझौता जो पर्यावरण के लेकर सबसे पहला प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में। तो ये हुआ था 5 जून 1972 में और यहीं से 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था, घोषित किया गया था, यहीं से हुआ था स्टार्ट, ठीक है। और दोस्तों आज जो है 6 अप्रैल है, मैं आपको बता दूं कल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था, ठीक है। तो अच्छा है ना, देखिए 6 अप्रैल को मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत हेतु जिम्मेदार पदार्थों, वही ओडीएस, के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था, ठीक है। तो वही प्रयास थे, ओजोन लेयर से संबंधित हैं। तो ओजोन लेयर के जो गैसें उत्पादन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसी को रोकने के संबंध में ही तो बातें की जाएंगी, है ना। चलिए इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन का विनाश करने वाले जो पदार्थ हैं सीएफसी के उत्पादन एवं उपभोग को सीमित किया जाए। तो मुख्य तौर पर सीएफसी सीएफसी सीएफसी, है ना, यही मुख्य है। तो सीएफसी के उत्पादन उपयोग को सीमित किया जाए। पुणे 1988 में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत निम्न व्यवस्थाएं की गई। देखिए अब ये कितने में हुआ था, 1985 में, 85 में ही हुआ था ना। देखिए फिर से देखिए, 87 में, सॉरी 87 में हुआ था। 85 में तो वो था जो कौन सा, वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो चलिए 1988 में आयोजित दोबारा से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत निम्न व्यवस्थाएं की गई कि विकासशील देशों को, विकासशील जो विकास की ओर प्रगति में हैं, जो मतलब विकास की ओर हैं, विकासशील देशों में भारत भी विकासशील है, ठीक है, याद रखना। चाइना भी दोस्तों विकासशील में आता है, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। चीन जो है विकासशील कंट्री में आता है, ठीक है, विकसित नहीं है, विकसित में नहीं आता, विकासशील में आता है, ठीक है। तो विकासशील देशों को सीएफसी रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीकी विकसित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। मतलब क्या किया गया था 88 में कि जो विकासशील देश हैं तो सीएफसी रसायनों का विकल्प, उन्हें एक विकल्प दिया गया कि आप सीएफसी की जगह कुछ और जो भी XYZ कोई भी गैस, जैसे HFC का प्रयोग किया गया था बाद में, फिर HFC को भी हटा के फिर किया गया था दोस्तों। इससे CFC से पहले किया जाता था अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया के बाद उसमें बदबू बहुत आती थी, फिर उसके बाद CFC के बाद HCFC है, HCFC के बाद में फिर एक और थी, अब शायद बताया जाता है एक न्यू गैस का हम प्रयोग करने वाले हैं और बहुत सारे देशों ने उसको अपना भी लिया है, ओलाफिन करके है कुछ, ठीक है, तो देख लेना इसको। तो उसका विकल्प दिया गया और उन्हें ओजोन संगत तकनीकी कोई नई टेक्नोलॉजी अगर वो लेकर आती है कोई कंट्री, तो उसको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये 1988 में कहा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। दूसरा, जो विकसित देश हैं सीएफसी का उत्पादन एवं उपयोग 2000 तक बंद कर देंगे, ये निर्देश दिया गया,
तथा विकासशील देशों को भी दिया गया था 2010 तक समय सीमा निर्धारित की गई थी विकासशील देशों के लिए, और जो विकसित हैं वो 2000 तक का टाइम उन्हें दिया गया। आगामी 15 वर्षों के अंदर सीएफसी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का लक्ष्य रखा गया कि आने वाली 15 वर्षों में, 1988 की बात हो रही है, तब से आने वाले 15 वर्षों में सीएफसी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लेशन में बस इतना ही हमने कंप्लीट कर लिया है। ओजोन लेयर डिप्लेशन फुल डिटेल में देखा दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। पूरी दोनों पार्टों को आप जिन्होंने नहीं देखा है, पहला वाला पार्ट तो जरूर देख लें, और दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अब तो लाइक बनता है ना, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और भी दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है दोस्तों, हिंदी को हम बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट जरूर करना। मैथ की सीरीज चल रही है, बेसिक से मैथमेटिक्स की सीरीज को हमने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल पर विजिट करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।